नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज से हम लोग दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर पढ़ना शुरू करेंगे। आप में से जो विद्यार्थी जैसे पीआरटी की परीक्षा है, पीआरटी की परीक्षा देने वाले होंगे तो उनके लिए कक्षाएँ बहुत लाभकारी होंगी, या जो टीजीटी के लिए हैं, जो पीजीटी के लिए हैं, तो उनमें भी विषय से संबंधित शिक्षण विधि तो पूछी ही जाएगी। वो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, प्रश्नों की संख्या अलग हो जाती है कि भाई टीजीटी है तो कम, पीजीटी है तो अलग, लेकिन प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। तो ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि DSSB की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए ये कक्षाएं लाभकारी होंगी। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधि को लेकर, टीचिंग मेथोडोलॉजी को लेकर, इससे जुड़े हुए जो बिंदु हैं। अब जैसे पीआरटी की परीक्षा की विशेष रूप से बात करूं तो आप देखेंगे कि उसमें जो पाठ्यक्रम है, उसमें पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीटेट में मिल जाएंगी, ऐसे बिंदु उस पाठ्यक्रम में शामिल हैं जो आपके बीएड के पाठ्यक्रम में भी आपको मिल जाएंगे, जो आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे एक एक बिंदु को लेकर, उस बिंदु से संबंधित जो बुनियादी बातें हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, एक सामान्य समझबूझ बनाने का प्रयास करेंगे कि हमारी एक बिंदु को लेकर एक पृष्ठभूमि का निर्माण हो। जिसमें आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे, हम बात करेंगे आरटीई को लेकर, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आप इस बिंदु को पढ़ रहे होंगे जब आप पढ़ते हैं कि शिक्षा के अधिकार का जो संवैधानिक प्रावधान है या संविधान में शिक्षा को लेकर जो जो बातें हैं वहाँ आपको ये पढ़ने को मिलता है। तो विशेष विस्तार से तो आपको आरटी एक्ट 2009 पूरा पढ़ना है, उसकी कुछ बातें तो आपको जाननी ही, क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक हैं। तो आरटी एक्ट ही तो बताते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि भाई शिक्षक जो है गैर शैक्षणिक कार्यों में भी उनकी नियुक्ति हो रही है, इतने कार्य हैं, तो इन सारे कार्यों का प्रावधान करता कौन है? यही आरटी एक्ट करता है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। शिक्षा के अधिकार के संवैधानिक प्रावधान को लेकर कुछ बुनियादी बातें आप जान लीजिए। जैसे शिक्षा को लेकर हमारे संविधान का जो भाग 3 है, मूल अधिकार, मूल अधिकार में भी शिक्षा को लेकर बातें की गई हैं कि भाई एक बच्चे का शिक्षा पाने का मूल अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता, वो उसका फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही हम यदि भाग 4 की बात करें संविधान के, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो उसमें भी आप देखेंगे कि अनुच्छेद 39F है, अनुच्छेद 45 है, उसमें भी कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित जो संस्थाएं हैं उनमें समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यदि आप संविधान के भाग 4A की बात करें, मूल कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, तो आप देखेंगे उसमें भी 86वें संविधान संशोधन जो 2002 का है उससे एक कर्तव्य जोड़ा गया है कि भाई जो बालक के माता पिता हैं या उसके संरक्षण करता हैं, जो भी बालक को पाल रहे हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो बच्चे को 14 वर्ष से कम का जो बच्चा है, 6 से 14 के बीच का बच्चा, उसको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। बात समझ पाए? थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलते हैं। जैसे शिक्षा के अधिकार पर यदि हम पहले जो आधिकारिक दस्तावेज है उसके समय की बात करें तो वो 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी, और फिर 1993 का मामला आता है जिसमें उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था, और उसमें कहा था कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, यानी कि संविधान का भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फिर इसी में आगे चलकर तपस मजूमदार समिति आती है 1999 की, वो कहते हैं कि एक अलग से अनुच्छेद होना चाहिए। तपस मजूमदार समिति की अनुशंसाओं पर ही, सिफारिशों पर भी फिर हम कहते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 21A शामिल किया गया। बात समझ आई होगी यहाँ तक की। फिर 2002 में जो मैंने अभी आपसे कहा कि 86वां संविधान संशोधन होता है, और उसी से ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो संविधान का भाग 3 है उसमें जो मौलिक अधिकार के रूप तहत शामिल किया जाता है। फिर हम इसी में देखते हैं कि जो 21A है, अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना देता है। यहीं से बिंदु आता है आरटी एक्ट 2009 का, मतलब जो 86वां संविधान संशोधन है, वो 86वां संविधान संशोधन ही एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान करता है, जो हम आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहे हैं। यानी कि इसका प्रावधान कहाँ है? उसी 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसलिए हमने कहा कि एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान कर देता है। कौन सा संविधान संशोधन?
86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। तो अब आरटी एक्ट या इसको कहिए आप निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें जो कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक तो ये जो आयु वर्ग है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का, ये आपको ध्यान रखना है, ये निरंतर आपके काम आएगा। आप यदि लिख लेंगे तो और बेहतर रहेगा, आप लिख लीजिए। यदि हम इसको आरटी एक्ट लिख दें तो आपको समझ में आएगा। अब ये आपको समझ में आ जाएगा कि हम आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहे हैं। आप कह लीजिए आरटी अधिनियम। अधिनियम का उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष। ये जो आयु वर्ग है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे, चाहे आप पीआरटी के लिए पढ़ें या किसी भी, मान लीजिए सीटेट के लिए आप पढ़ते हैं या किसी अन्य टेट के लिए आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको ये आयु वर्ग ध्यान रखना है। ये आयु वर्ग आपको निरंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों या बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। दूसरी बात ये कि आप ये जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए कि शिक्षा जो हमारे संविधान की 3 अनुसूचियां हैं, जैसे एक होती है संघ सूची, यानी कि संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं, जो विषय वर्णित हैं, उन पे अधिकार, उन पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। दूसरी सूची होती है राज्य सूची, उसमें जो वर्णित विषय हैं उस पर अधिकार कानून बनाने का किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? दोनों के पास है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। शिक्षा किस सूची में आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। अब ये समवर्ती सूची का विषय है, इसका अर्थ हुआ कि इस पे केंद्र सरकार भी और इस पे राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकते हैं। जब किसी संस्था के संदर्भ में वित्तीय खर्चों को लेकर बात आएगी तो उसमें भी क्या होगी? दोनों की साझेदारी हो सकती है। बात समझ आ रही है? तो यही ये जो आरटी एक्ट की हमने बात की, यही क्या करता है कि केंद्र और जो राज्य सरकार है उनके बीच में वित्तीय और अन्य जो जिम्मेदारियां हैं, कि केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारियां होंगी शिक्षा संस्थान के लिए, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारियां होंगी। अब ये वित्तीय भी हो सकती हैं और अन्य भी हो सकती हैं। यदि वित्तीय है तो ये बताएगा, ये जानकारी देगा कि भाई केंद्र सरकार कितना खर्च करने वाली है, उनका कितना प्रतिशत रहेगा, और राज्य सरकारों का कितना प्रतिशत रहने वाला है, या कोई अन्य जिम्मेदारियां है। तो जो सारी चीजें साझा करता है कौन है? आरटी एक्ट 2009। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिंदु स्पष्ट हुआ? अब इसमें और बहुत सारी बातें हैं, जैसे इसमें भवन निर्माण के संदर्भ में है, भवन निर्माण को लेकर। अब भवन निर्माण की बात आ जाएगी, बुनियादी सुविधाओं की बात आ जाएगी, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की बात आ जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए तो आपको यह ध्यान रखना है, ये सारी बातें किस में है? आरटी में है। अब हम लिख सकते हैं कि आरटी विद्यार्थी शिक्षक अनुपात भवन और बुनियादी ढांचा, इंफ्रा को लेकर बुनियादी ढांचा, विद्यालय कार्य दिवस, विद्यालय कार्य दिवस की बात हो जाए कि विद्यालय कितने कार्य दिवस होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। शिक्षकों की कार्य अवधि के संदर्भ में, शिक्षकों के लिए कार्यावधि, कार्यावधि से संबंधित मानदंडों और मानकों, आप कह सकते हैं मानदंडों और मानकों का
प्रावधान करता है, प्रावधान करता है। आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, नहीं आया तो आना चाहिए, कि हमें आरटी एक्ट 2009 के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए। आप इस परीक्षा को देने वाले हैं, इसका सहज स्वाभाविक एक अर्थ है कि आप लोग भविष्य के शिक्षक होंगे, आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे। जब आप भविष्य में शिक्षक बनेंगे तो आप एक ज्ञान आधारित समाज बनाने में अपना योगदान दे रहे होंगे, आप अपने शिक्षण कार्य के संदर्भ में अपना कार्य कर रहे होंगे। तो आपको शिक्षण कार्य को लेकर जितनी चीजें हैं, जैसे आप शिक्षण कार्य भी करेंगे और गैर शैक्षणिक कार्यों में भी आपकी नियुक्ति होगी, आपको कार्य दिवसों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपनी कार्य अवधि को लेकर जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सा एक्ट है जो ये सारे प्रावधान करता है, कौन सा एक्ट है जो शिक्षकों की नियुक्ति गैर शैक्षणिक कार्यों में करता है, कौन कौन से कार्यों में कर सकता है। तो वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। भाई जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम के बारे में सामान्य जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। तो हमने क्या बात की कि आरटी एक्ट क्या कहता है, जो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात है, यदि आपसे अभी पूछा जाए कि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कितना है तो आप सहजता के साथ कह पाएंगे कि 30 विद्यार्थी, यदि संख्या 200 तक है तो। उससे ऊपर संख्या जाती है तो ये 40 से 45 तक भी अधिकतम हो सकता है, लेकिन सामान्य एक अनुपात आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थी शिक्षक का, तो 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक। बात आसानी से समझ आएगी। कौन तय करता है? भाई आरटी एक्ट बताता है 2009 का। फिर भवन को लेकर, बुनियादी ढांचा है उसको लेकर, जैसे आपने देखा होगा जब कोई विद्यालय का भवन बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग के कुछ मानक होते हैं, जैसे वेंटिलेशन को लेकर बहुत ध्यान रखा जाता है, आग से बचाव के भाई उपकरण आपके पास हैं या नहीं हैं, तो कितने हैं, कब के हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा है कि नहीं है, शौचालय प्रॉपर आपके यहाँ है या नहीं है, सुरक्षा के जो अन्य मानक हैं वो सब है या नहीं है। ये सारी चीज़ें, सारे प्रावधान जब आप देखते हैं कि कौन तय करता है, कहाँ जाकर हमें इसकी जानकारी मिलती है, तो आरटी एक्ट 2009 में हमें इसकी जानकारी मिलती है। बात समझ में आई होगी यहाँ तक की। अच्छा, और बातें जैसे इसके अलावा गैर शैक्षणिक कार्य जो हैं तो वो प्रावधान भी कौन करता है? आरटीई करता है। तो एक बिंदु आप ये नोट कर लेंगे कि आरटी एक्ट गैर शैक्षणिक कार्यों, यानी कि ऐसे कार्य जिनमें शिक्षण कार्य शिक्षक नहीं करेंगे, शिक्षण कार्य के इतर जो कार्य होंगे वो गैर शैक्षणिक कार्य हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हम ये कहें स्थानीय जनगणना, स्थानीय जनगणना की बात हो, हम कहें स्थानीय प्राधिकरण। इसके अलावा आपने देखा होगा चुनाव में ड्यूटी लगती है, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनाव में तैनाती। साथ साथ आपने कई बार देखा होगा जैसे कोविड आया था तो कोविड के दौरान भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, चाहे वो खाद्य सामग्री के वितरण में की गई हो या किसी अन्य स्थान पर की गई हो, एयरपोर्ट पे भी लगाए गए थे, लेकिन नियुक्ति तो की गई थी। यानी कि ऐसी कोई आपदा यदि आ जाती है तो वहां भी तो चुनाव आपको ध्यान रखने हैं, आप कहेंगे तथा आपदा राहत, आपदा राहत। इसके अलावा भी अन्य कार्यों शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है, प्रावधान करता है। कौन सा एक्ट करता है? आरटीई एक्ट 2009। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि शिक्षकों को अब विद्यार्थियों को दंडित करने का अधिकार नहीं है, विशेष रूप से शारीरिक दंड। किंतु आरटी एक्ट ये कहता है कि विद्यार्थियों को मानसिक दंड भी नहीं दिया जाएगा। मानसिक दंड के स्थान पर मानसिक प्रताड़ना, वहां शब्द लिखा गया है, मानसिक प्रताड़ना भी नहीं होगी। तो इन सारी बातों का भी आरटी एक्ट निषेध करता है। तो ये बिंदु भी आप लिख लेंगे कि किस किस का आरटी एक्ट निषेध करता है।
निषेध करता है, हम कहें शारीरिक दंड, शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना। एक जो बच्चों के प्रवेश के समय स्क्रीनिंग प्रक्रिया होती है उसका भी निषेध करता है आरटी, तो आप लिख लेंगे बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, स्क्रीनिंग प्रक्रिया का निषेध करता है। फिर आपने देखा होगा कि शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने का अधिकार नहीं है। जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, वो निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। तो किस चीज का निषेध करता है? आप कहेंगे निजी ट्यूशन, निजी ट्यूशन का निषेध करता है। एक आप इसमें लिख लेंगे जो आप जानते भी होंगे, बिना मान्यता के जो विद्यालय हैं, बिना मान्यता प्राप्त, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय, इनका भी, इनका आरटीए एक्ट जो है वो निषेध करता है, मना ही करता है कि ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक तो बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है। कुल मिला के यदि आपसे एक वाक्य में पूछा जाए ना कि आरटीए एक्चुअल में करता क्या है ये एक्ट, तो इस एक्ट का उद्देश्य ही ये है कि बच्चे भयमुक्त रहें, बच्चे किसी भी प्रकार के भय से, किसी भी प्रकार के आघात से, किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहें। अर्थात जब बालक, जब विद्यार्थी तनाव से दूर होगा, उसे अपने शिक्षक से भय नहीं होगा, तो शिक्षक से भय नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो उसके जो स्वाभाविक प्रश्न हैं, जो उसकी जिज्ञासाएं हैं, वो मुक्त भाव से शिक्षक से अपने प्रश्न पूछ पाएगा। जब विद्यार्थी मुक्त भाव से शिक्षक से अपने प्रश्न पूछ सकता है, ये अधिकार उसको होता है, ऐसे में क्या होता है? विद्यार्थी द्वारा जो अधिगम किया जाता है वो वास्तविक अधिगम होता है, वो प्रभावी अधिगम होता है। यानी कि जब ऐसे में विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्त करता है वो वास्तविक ज्ञान होता है। एक आप अंतिम बिंदु आप ये लिख सकते हैं कि आरटीई, हम कहें बच्चे को किसी भी प्रकार के भय, आघात और चिंता से मुक्त करने पर, चिंता से मुक्त करने पर केंद्रित है, केंद्रित है। जब आप पढ़ते हैं ना, एक बिंदु आपको पढ़ना होता है, एक बिंदु आप पढ़ रहे होते हैं जिसमें बालक केंद्र में हो, या आप इस बिंदु का आप ऐसे कह सकते हैं बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। जैसे सीटेट वाले पढ़ते हैं, जैसे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, उसमें मूल बिंदु क्या है? उसमें मूल बिंदु यही है कि जो बालक है वो स्वतंत्र होना चाहिए। भारत भी यही प्रयास दशकों से कर रहा है, चाहे उसमें आप सर्व शिक्षा अभियान का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप एनसीएफ 2005 का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आरटी एक्ट 2009 पे हम आ जाएं, तो इसमें सारी चीजों में आप देखेंगे, जैसे हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, एनईपी 2020 की बात करते हैं, वो क्या कहती है कि बच्चे के स्कूल का जो बस्ता है, जो बैग है, उसका वजन कम करना है। उसका वजन कम करना है मतलब बच्चा क्रिएटिव बने, उसके ऊपर नाहक ही कोई बोझ ना हो पढ़ाई का, वो पढ़ाई को बोझ ना समझे, तनाव लेकर ना पढ़े। कोई पढ़ना कोई काम है, काम लेकर ना पढ़े। जब पढ़ाई को वो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से करने लगेगा, जैसे मैं कक्षा में हमेशा एक बात कहता हूं, हर बार एक बात कहता हूं कि यदि एक विद्यार्थी की अधिगम की इच्छा शक्ति है, यदि एक विद्यार्थी वास्तव में सीखना चाहता है, तो ब्रह्मांड की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती अधिगम करने से, उसे सीखने से नहीं रोक सकती। और यदि किसी विद्यार्थी की इच्छा शक्ति सीखने की है ही नहीं, अधिगम करने की है ही नहीं, तो कोई भी विद्वान से विद्वान शिक्षक हो वो उसको सिखा नहीं सकते। बात समझ पाए? अब इस बिंदु को यदि हम यहां समझेंगे इसके अनुसार, तो ये कुल मिलाकर ये बात है कि यदि विद्यार्थी तनाव मुक्त होगा, यदि विद्यार्थी को किसी प्रकार का भय नहीं होगा, विद्यार्थी को शिक्षक से प्रश्न पूछने में भय ही नहीं लगेगा, तब विद्यार्थी अपने प्रश्न मुक्त भाव से पूछ पाएगा। यदि कक्षा में हम कह देते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित होते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित होने का मतलब यह हुआ
कि कक्षा में हर विद्यार्थी को अपनी बात कहने का अधिकार है, कक्षा में हर विद्यार्थी को अपनी जिज्ञासा स्पष्ट करने का अधिकार है, वो अपने प्रश्न पूछने का अधिकार रखता है। ऐसे में क्या होता है कि विद्यार्थी के द्वारा जब इस भयमुक्त वातावरण में जो अधिगम किया जाता है वो वास्तविक अधिगम कहलाता है। बात समझ पाए? तो आरटीई का भी जोर इसी तरफ है, इसका भी बल इसी तरफ है, ये भी भयमुक्त एक शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो शिक्षा के अधिकार का जो संवैधानिक प्रावधान है, आपको 2-3 बातें उसमें ध्यान रखनी है। एक तो कि मूल अधिकार अनुच्छेद 21A आप ध्यान रखेंगे, संविधान का भाग 3, और किसकी अनुशंसा पर आया था? तो तपस मजूमदार समिति 1999, इनकी अनुशंसा पर ही 21A को शामिल किया गया, या उन्होंने अनुशंसा की इस समिति ने। दूसरा आप याद रख लेंगे डीपीएसपी के बारे में, यानी कि संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उसके 2 अनुच्छेद 39F, 39F और अनुच्छेद 45 बात स्पष्ट हो गई। मूल कर्तव्य के बारे में याद रख लेंगे, संविधान का भाग 4A अनुच्छेद 51A, उसका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, जो कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बालक हैं, इनको माता पिता क्या करेंगे? अभिभावक जो होंगे, जो भी उनके संरक्षण करता होंगे, वो शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। बिंदु स्पष्ट है? इसलिए आप देखेंगे कि संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद में वर्णित है कि भाई 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को किसी कारखाने, किसी फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाया जा सकता। कारण, क्योंकि इस आयु तक शिक्षा प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? तो मैं ये अनुमान करता हूं कि आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। शिक्षा के अधिकार का जो संवैधानिक प्रावधान है, उसको लेकर भी कुछ बिंदु आपने सीखे ही होंगे। आज की कक्षा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।